नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का छठा पाठ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। वर्तमान में ग्रीन पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय है। कक्षा 12 में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रीन पॉलिटिक्स का एक चैप्टर दिया गया है, जिसको पर्यावरण या इकोलॉजी कहते हैं कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आज हम शेखावाटी मिशन के जो मिशन 100 है उसके इन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के छठे पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ यानी कि विकास की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, यह पुस्तक कब प्रकाशित की? तो यह पुस्तक 1972 में प्रकाशित हुई थी, क्लब ऑफ रोम द्वारा, लिमिट्स टू ग्रोथ। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन में कौन से देश में आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो है ये पर्यावरण से संबंधित है और ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामूहिक या हमारा सामान्य भविष्य जो है ये बैटलैंड की एक रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है ये कब छपी थी? तो ये 1907 में छपी थी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कौन सा है? इराक जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा तेल भंडार वाला देश है। भारत में मूलवासी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? भारत में मूलवासी कुल जनसंख्या के 8%। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक तापवृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑक्सीजन है वो तापवृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन यदि हम देखें तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये सारे के सारे, कार्बन डाई गैस है, मीथेन है, ये सारे के सारे वैश्विक ताप यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। तो पहला है, चिले में मापुसे नामक मूलवासी रहते हैं। चिले में खालिस्तान मापुसे मूलवासी रहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी थी कि मूलवासी किसे कहा जाएगा या मूलवासी किसको माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में खालिस्तान नदी पर बांध को लेकर विवाद है। तो यहाँ पे दजला और फरात नदियाँ इराक और सीरिया के बीच में, तो ये फरात नदी पर बांध को लेकर के विवाद है। अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे किस तरह का विकास कहा जाता है? इसे टिकाऊ विकास कहा जाता है। पर्यावरण पे बहुत सारी किताबें हैं कि हम विकास होना ज़रूरी है, विकसित होना भी बहुत ज़रूरी है, विकास करना भी ज़रूरी है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। एफ सुमाकर की भी एक पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी हम भले ज़्यादा डेवलप नहीं हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, छोटे हों, लेकिन स्मॉल भी ब्यूटीफुल होता है। वो भी पर्यावरण से जुड़ी बुक्स है। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न जो पहले ऑब्जेक्टिव में आया था, ये अति लघुतरात्मक में फिर पूछा है। 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो लिमिट्स टू ग्रोथ यानी विकास की एक निश्चित सीमा है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो जून 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी थी? तो ये 1907 में, ये 1987 में छपी थी। ऐसा प्रश्न पहले भी है, उसमें भी शायद गलत प्रिंट है, क्योंकि देखिए अवर कॉमन फ्यूचर जो है इसमें लिखा है ये बर्टलैंड की रिपोर्ट कब छपी थी, तो इसमें 1907 दे रखा है, और इसमें ये फिर प्रश्न आया है, इसमें दे रखा है ये 1987 में छपी थी। तो इस चीज़ को यदि हम देखते हैं कि ये आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो ये अपने पास एक रिकॉर्ड में है कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है, ये अक्टूबर 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो अपन इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई थी और ये अक्टूबर 1987 में पब्लिश हुई थी। इसका नाम है बर्टलैंड की रिपोर्ट है
और ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, इसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये रिपोर्ट जो है ये 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो हमें पहले प्रश्न में भी और इसमें भी हमें ये करना है कि इसमें 1987 हमें सही करना है। तो इसमें देखिए ये जो पहला प्रश्न आया था अपने ऑब्जेक्टिव में, ये आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट पर्टलैंड की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ऑप्शन जो सी दे रखा है इन्होंने, इस ऑप्शन को हमें थोड़ा सा चेंज करना है और इस ऑप्शन को हमें करना है बी। कई बार इसमें गलत प्रिंट हो जाता है, हो सकता है शायद मिसप्रिंट हो। 1987 जो है इसको अपन को सही करना है। ये प्रश्न अपने फिर पूछा है, देखो यहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 1987 हो गया। अगला प्रश्न है वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के उदाहरण बताइए। तो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये मानवता की साझी विरासत है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो मानवता की साझी विरासत है। अंतरिक्ष है, समुद्र है, ये सारे हमारे मानवता की साझी विरासत मानी जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल कब और कहाँ हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैसों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, मीथेन CH4 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत या ओजोन गैस की क्षरण के लिए कौन सी गैस को उत्तरदायी माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस मानी जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से कौन से देश को मुक्त रखा गया है। तो चीन है, भारत है, जैसे विकासशील देश है इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किए थे। तो 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है फिलीपींस के लोगों ने कौन सी ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया था। फिलीपींस के लोगों ने वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन नामक जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है उसका उन्होंने विरोध किया था। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। सऊदी अरब है और 2 नंबर पे कौन सा है, इराक है। विश्व राजनीति के विद्वानों के अनुसार आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वह कौन सा युद्ध कहलाएगा। तो वैश्विक राजनीति के विद्वान मानते हैं कि जल संकट है, ये बहुत खतरनाक है और आने वाले दिनों में यदि कभी विश्व में युद्ध हुआ तो शायद पानी के लिए लड़ा जाएगा और इसे जल युद्ध कहा जाता है, वाटर वॉर कहा जाता है। थोड़े दिनों पहले इस पर एक फिल्म भी बनी थी जल पे, जिसमें जल को लेकर के लड़ाई दिखाई गई है कि किस तरह वर्ल्ड वार पानी की लड़ाई से स्टार्ट होता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि राज्यों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर के या बांध के पानी को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ चलती है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आने वाले समय में जो लड़ाई हो वो जल युद्ध या पानी के लिए युद्ध हो। अगला प्रश्न है भारत में मूल वासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मूल वासियों के लिए भारत में अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये कुल जनसंख्या का 8% है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल वासियों की परिभाषा कब दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल वासियों की परिभाषा 1982 में दी थी। 15वां प्रश्न है पृथ्वी पर कौन से उद्योग को सबसे ताकतवर माना जाता है। तो सबसे ताकतवर खनिज उद्योग होता है और ज़्यादातर खनिज जो है वो जंगलों से, वनों से मिलता है। इस वजह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जंगलों को अपने अधीन ग्रहण करती है, अधिग्रहित करती है और उससे मूल निवासियों की समस्या भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो एजेंडा 21 जो है इसका झुकाव पर्यावरणीय संरक्षण की बजाय आर्थिक विकास की ओर ज़्यादा है, इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था उसमें 170 देशों ने भाग लिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से बांध के विरोध में चला था। तो गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध बन रहा था, उसके खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसमें मेधा पाटकर और आमिर खान जैसे सेलिब्रिटी इन्होंने भी भाग लिया था। तो ये बांध बनाने के विरोध में था, उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध और इसमें विस्थापितों की सबसे बड़ी समस्या को उजागर किया गया था कि जब बांध बन रहा है, उसका अधिग्रहण हो रहा है, तो जो विस्थापित हो रहे हैं लोग उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पर बनने वाले बांध का विरोध किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रैंकलिन नदी पर बनने वाले बांध का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ओशियाना क्षेत्र में कौन से वंश के मूलवासी रहते हैं। तो वहाँ पे पोलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था। तो 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है
भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम क्यों चल रही है? क्योंकि बंगाल टाइगर जो है इनकी संख्या लुप्त होने के कगार पे है। चीते भारत में पहले ही लगभग लुप्त हैं, जिनको हम लेपर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पावन वन प्रांतर या देव स्थान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में उसको बणी कहते हैं, कांकड़ कहते हैं। इसमें केकड़ी गलत छपा है, कांकड़ बोलते हैं हम। तो राजस्थान में बणी, केकड़ी और ओरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे देवता है, लोक देवता है, जैसे करणी माता है तो उनका ओरण है, रामदेव जी है तो उनका ओरण है। उनके नाम पे जो संरक्षित वन छोड़े जाते हैं उनको हम ओरण के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में विश्व के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कौन से महादेश में है? तो यह अंटार्कटिका महादेश में है। अगला है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली पाई जाती है? तो क्रिल मछली वहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने से आप क्या समझते हैं? धरती के ऊपर जो ओजोन परत है, उस ओजोन परत में मात्रा में लगातार कमी होती है और उस कमी को ही हम ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की परिभाषा क्या दी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों की परिभाषा दी और ये देते हुए उन्होंने बताया कि मूल वंश ऐसे वंश के लोग हैं जो एक लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष पे रहते हैं और उनकी संस्कृति और सभ्यता जो है बहुत ही विशिष्ट है, उसे हम मूलवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा ये कि विश्व के प्रमुख मूलवासी और उनसे संबंधित देशों के नाम बताओ। तो इसमें जैसे 4 देशों के नाम बताएं आपको। जैसे फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। इसी प्रकार चिले में मापुसे नामक मूलवासी रहते हैं जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है। इसी प्रकार बंगाल के चटगांव में जो है लगभग 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी है जिनकी संख्या लगभग 50,000 है। अगला है, अराल सागर के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा? अराल सागर के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे पानी विषाक्त हो गया और उस पानी विषाक्त होने से पानी जहरीला हो गया। उस जहरीले पानी के कारण वहाँ पे जो मछली उद्योग था वो सारा का सारा नष्ट हो गया और जब मछली उद्योग नष्ट हो गया तो वहाँ पे जो जहाजरानी उद्योग है, जलीय जहाज है या इनसे जुड़े जो उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। पानी की नमक की सांद्रता बढ़ गई जिससे कृषि की पैदावार कम हो गई, तो धीरे धीरे वहाँ पे उपज कम हो गई, मछली पालन कम हो गया, जहाजरानी उद्योग खत्म हो गया, तो धीरे धीरे लोगों का वहाँ पे घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? तो जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बुलाया। उसमें 170 देशों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साझी और अलग अलग जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? तो 92 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसमें कहा गया कि ये जो विरासत है वो तो हमारी साझी है, यानी पूरी मानवता की है, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां अलग अलग है। तो अलग अलग जिम्मेदारी कैसे दी गई? जैसे मान लो जिस देश का कार्बन उत्सर्जन या अन्य गतिविधियों से पर्यावरण को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वह देश उसी अनुपात में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान देगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर भारत के विचार लिखिए। तो भारत जो है वो पर्यावरण संरक्षण के हमेशा हित में है। भारत पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। भारत कहता है कि विकसित देशों के औद्योगिकीकरण और ग्रीन हाउस ने गैसों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जबकि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन या कार्बन उत्सर्जन की दर बहुत कम है। तो कार्बन उत्सर्जन दर जो है वो कम करने की जिम्मेदारी विकासशील देशों की नहीं है बल्कि विकसित देशों की है, क्योंकि वो तो बहुत लंबे समय से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हो? तो दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई जो ग्रीन हाउस इफेक्ट टेड वाली गैसें हैं उनको हमें कम करना है ताकि पर्यावरण सुरक्षित किया जा सके, और इसे ही हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम निकले? तो देखो, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। इसके परिणाम ये निकले कि इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 स्वीकार किया गया जिसमें विकास के कुछ नए तौर तरीके बताए गए थे। इसमें साझी और अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्वीकार किया गया।
इसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को वैश्विक राजनीति में लाया गया कि केवल युद्ध ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय मुद्दे भी वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण मांग रखते हैं। अगला प्रश्न है, मूलवासी कौन कौन से अधिकारों की मांग उठा रहे हैं? तो पूरे विश्व में यदि हम देखें तो लगभग 30 करोड़ मूलवासी हैं और इनकी मांग है, पहली मांग तो ये है कि विस्थापित जो है उनको उचित पुनर्वास दिया जाए। जैसे मान लो खनिज से संबंधित है या बांध से संबंधित है, जब जंगलों में या इनके जो मूल गांव हैं इनसे हटाया जाता है तो इनको पुनर्वास दिया जाए। दूसरा है कि मूलवासियों की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित किया जाए, आधुनिकता के नाम पे उन्हें नष्ट न किया जाए। अगला है कि मूलवासियों को मूलवासी कौम के रूप में स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय माना जाए। अगला है कि मूलवासियों को उचित रोजगार और निश्चित भूमि भी दी जाए, यानी इनके विस्थापित जो होते हैं तो उसको पुनर्वास दिया जाए, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण दिया जाए, स्वतंत्र पहचान रखने दी जाए और निश्चित रोजगार और भूमि दी जाए। ये 4 इनके प्रमुख मांगे हैं। अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण पर दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध देशों के विचार लिखिए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में उत्तरी का मतलब है समृद्ध देश और दक्षिणी का मतलब है गरीब देश। तो उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं वो सारे के सारे विकसित देश हैं और वो ये मानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान सभी देशों ने पहुंचाया है, इसलिए सबका बराबर योगदान होना चाहिए। लेकिन दक्षिण के जो देश हैं, विकासशील देश जो हैं या गरीब देश हैं, वो कह रहे हैं कि नुकसान तो विकसित देशों के औद्योगिकरण ने पहुंचाया है, इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी ज़्यादा बनती है, हमारी नहीं बनती है। तो ये उत्तरी और दक्षिण का जो है ये अपना अपना तर्क है। विकसित देश चाहते हैं कि सब पर्यावरण का संरक्षण करें, सबकी बराबर जिम्मेदारी रहे, जबकि दक्षिण कहते हैं कि हम तो अभी विकसित हुए नहीं, हमने उत्सर्जन किया नहीं, एसी आप चलाते हो, कार्बन डाई उत्सर्जन आप करते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें आप पैदा करते हो, तो उसका दंड हमको क्यों मिले। तो इस प्रकार ये अपना एक छोटा सा पार्ट है, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। तो ये हमारा पार्ट पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। बाकी सारे ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था अवर कॉमन फ्यूचर को लेकर के, जिसको अपन ने सही कर लिया था। तीसरा प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है ये 1987 में छपी थी। तो आप इस पार्ट को 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई और सुझाव आपकी तरफ से हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी स्टडी लगातार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। यदि आपको और कोई सुधार चाहिए या इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सके तो आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये पार्ट खत्म हुआ अपना। अगला पार्ट अपना है वैश्वीकरण, तो कल हम नया पार्ट एक लेंगे वैश्वीकरण वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।